जी नमस्कार साथियों, आपका वामिका कॉमर्स अकेडमी पर स्वागत है। साथियों, लास्ट वीडियो में यूनिट नंबर सेकंड के बारे में पढ़ा था, जिसमें साझेदारी का पुनर्गठन था, नए साझेदार के प्रवेश के बारे में पढ़ा था। आपका आज यूनिट नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर है। इसमें आज पढ़ेंगे साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के बारे में, जिसमें साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु यानी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, अब इसमें सर्वप्रथम मोटा मोटा ब्रीफ देखते हैं। आज इस चैप्टर के बारे में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे साझेदार की सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति क्या होती है, किस प्रकार से होती है। साझेदार की मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे। अधिलाभ अनुपात क्या होता है, मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को किस प्रकार से भुगतान किया जाता है, और लास्ट में उत्तराधिकारी खाता किस प्रकार से तैयार किया जाता है। आज इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन पिछले जो लास्ट वीडियो था उसमें बताया था कि नए साझेदार के प्रवेश पर भी होता है। अगर किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति हो, रिटायरमेंट हो या मृत्यु हो जाए तो उसके पश्चात भी फर्म में पुनर्गठन करना पड़ता है, जिसमें साझेदार की नया लाभ विभाजन अनुपात याद करना होता है, त्याग का करना होता है, संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना होता है, पूंजी का समायोजन करना होता है, आदि सब कई चीज़ें करनी होती है। आज आज नया चैप्टर है, इसमें पढ़ेंगे साझेदार की सेवानिवृत्ति मृत्यु के बारे में। देखिए, किसी साझेदार के सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर साझेदारी विलय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इसके स्थान पर नया साझेदारी विलय लागू होता है। देखिए, जो पार्टनरशिप स्टार्ट की जाती है उससे पहले एक साझेदारी विलय स्टार्ट किया जाता है पार्टनर्स द्वारा। अगर उनमें से किसी साझेदार या तो सेवानिवृत्त हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनके मध्य जो पहले से डीड बनाई गई है उसका कोई औचित्य नहीं रहता है, क्योंकि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पार्टनर या तो सेवानिवृत्त हो जाता है या मृत्यु हो जाने के पश्चात में उस विलेख का कोई औचित्य नहीं रहता है, कोई महत्व नहीं रहता है। इस कारण से इनके मध्य पुनः नया साझेदारी विलेख लागू होता है, जिसके अनुसार शेष साझेदार अपना व्यापार परिवर्तित शर्तों के अकॉर्डिंग जारी रखते हैं। ठीक है, इनके अतिरिक्त नया लाभ अनुपात शेष साझेदारों के बीच तथा साथ ही उनका अभिलाभ अनुपात यानी गेनिंग रेशियो याद करते हैं। देखिए, मान के चलो किसी फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। ठीक है, उनमें से सी नाम का पार्टनर या तो सेवानिवृत्त हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसको जाने के पश्चात में कितने पार्टनर रहेंगे, 2 पार्टनर रहेंगे, यानी ए और बी साझेदार रहेंगे। तो जो सी वाला पार्टनर है तो उसका जो लाभ विभाजन का अनुपात है, मान के चलो इन तीनों का अनुपात 3:2:1 था, तो इसका जो लास्ट वाला अनुपात है 1 अनुपात था, वो अब जो जो ये साझेदार है पुरान शेष रह गए हैं ए और बी, वो उसके हिस्से को प्राप्त करेंगे। अब वो हिस्से में किस अनुपात में प्राप्त करेंगे, वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होगा। ठीक है, अब जो इनका अभिलाभ अनुपात है इसको गेनिंग रेशियो को फायदे का अनुपात भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है नया हिस्सा माइनस पुराना हिस्सा। अगर गेनिंग रेशियो याद करना हो अपन को तो इसका सूत्र होता है न्यू शेयर अपॉन ओल्ड शेयर। ठीक है, याद रखें। आगे है, सेवानिवृत्ति या मृत साझेदार को देय राशि का निर्धारण के संबंध में क्या क्या समायोजन करने होते हैं, क्या क्या कार्रवाई करनी होती है। देखिए, यानी सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय देय राशि का निर्धारण सेवानिवृत्त या साझेदार और कानूनी उत्तराधिकारी, यानी मृत्यु के समय अगर कोई मृत्यु हो रही है तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाएगा, और जो सेवानिवृत्त हो रहा है उस समय उस स्वयं पार्टनर को दिया जाएगा। उसमें ये चीज़ें शामिल होती है। उसके पूंजी खातों का जमा शेष होता है, उसके चालू खातों का जमा शेष अगर कोई हो उसका समायोजन करना होता है, उसकी ख्याति का भाग, उसके निर्धारित लाभ का भाग, अगर लाभ के अलावा कोई रिजर्व हो, परिसंपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन में उसके अधिलाभ का भाग। ठीक है, नेक्स्ट है, उसके सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख पर उसके लाभ का भाग याद करना होता है। सेवानिवृत्ति मृत्यु की तिथि तक उसकी पूंजी पर ब्याज अधिक शामिल है। वेतन कमीशन यदि कोई हो तो उसको देय राशि तक याद किया जाएगा। अब इसमें कटौतियाँ दी गई है, उनमें से कटौतियाँ काटी जाएगी। अगर उसके चालू खातों का कोई नाम शेष हो, डेबिट शेष हो, अभिलिखित ख्याति का भाग हो यानी ख्याति को राइट ऑफ करना हो, उसकी निर्धारित हानियों का भाग हो, परिसंपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर उसकी हानियों का भाग हो, रिटायरमेंट या मृत्यु की तिथि तक उसकी हानियों का भाग, सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तिथि तक उसके द्वारा आहरित राशि का कोई भाग हो, आहरण पर ब्याज यदि शामिल है तो उनको शामिल करेंगे। अब साझेदार के प्रवेश के समय उसी प्रकार साझेदारों की सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के समय विभिन्न लेखाकरण इस प्रकार है। यानी जो साझेदार के प्रवेश के समय जो समायोजन किए जाते हैं, स्वयं समायोजन साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय भी किए जाएंगे, जिसमें निम्न कार्य किए जाएंगे। नया लाभ अनुपात याद किया जाएगा और अधिलाभ अनुपात का निर्धारण होगा, यानी गेनिंग रेशियो या फायदे का अनुपात का निर्धारण होगा। ख्याति का ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाएगा,
संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होगा, लेखा न की गई परिसंपत्तियों दायित्वों के संबंध में समायोजन होगा, यानी जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज है उनको रिकॉर्ड करेंगे, लाभ तथा हानियों का वितरण करेंगे, सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तिथि तो उसके लाभ तथा हानियों का भाग का निर्धारण करेंगे, पूंजी का समायोजन करेंगे अगर आवश्यक हो, सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर होने वाले साझेदारों को देय राशि का निपटारा भी करेंगे, किस विधि से उसको दिया जाएगा वो आगे पढ़ेंगे। अब फर्स्ट है आपका नया लाभ विभाजन अनुपात, न्यू रेशियो, नया लाभ विभाजन अनुपात। अब इसके अकॉर्डिंग शेष साझेदार किसी साझेदार के सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद भविष्य के लाभों का बंटवारा करेंगे। देखिए नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होता है, मान के चलो 3 साझेदार है, 3:2:1 में है उनका, सी सेवानिवृत्त हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके मध्य जो सी जा रहा है उसका लाभ अधिग्रहित करेंगे ए और बी, उसके पश्चात में जो अनुपात होगा वो अनुपात नया लाभ विभाजन अनुपात कहलाता है। प्रत्येक शेष साझेदार का नया भाग फर्म में उसके भाग में सेवानिवृत्त या साझेदार या मृत साझेदार से लिया गया भाग जोड़कर याद करते हैं। देखिए इसका सूत्र होता है न्यू रेशियो का, पुराना भाग याद कर ले, पुराना भाग दे ही रखा होता है क्वेश्चन में, तो पुराना भाग प्लस जाने वाले साझेदार से अधिग्रहित किया गया भाग, इसका सूत्र है कि जो ओल्ड आपका रेशियो है और प्लस जो जाने वाले साझेदार से जो अधिग्रहित कर रहे हैं भाग वो इसमें शामिल हो जाएगा, अगर उससे याद करेंगे तो नया अनुपात याद हो जाएगा। ठीक है, नोट दे रखा है, अगर विद्यमान साझेदार किसी दिए गए लाभ विभाजन अनुपात के लिए सहमत हो जाते हैं तो दिया गया अनुपात ही नया लाभ विभाजन अनुपात होता है। देखो इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि नया लाभ विभाजन अनुपात याद करना है, अधिलाभ अनुपात याद करना है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ही जो उनका ओल्ड रेशियो होता है अगर उस पर ही वो जो शेष साझेदार सहमत हो जाते हैं तो उनका नया लाभ विभाजन अनुपात, पुराना अनुपात ही नया लाभ विभाजन अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अगला गेनिंग रेशियो की, यानी अधिलाभ अनुपात के बारे में, यानी फायदे का अनुपात भी इसे कहा जाता है। विद्यमान साझेदार जिस अनुपात में सेवानिवृत्त या मृत साझेदार से प्राप्त भाग अधिग्रहण करते हैं, यानी गेनिंग रेशियो वो होता है जो विद्यमान पार्टनर है वो अगर सेवानिवृत्त हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाने के पश्चात जो शेष साझेदार रहते हैं जो उसके भाग को प्राप्त करते हैं उसको अधिलाभ अनुपात कहा जाता है। इस स्थिति में अधिग्रहित लाभ ही अधिलाभ होता है, यानी जो इस कंडीशन के अंतर्गत जो अधिग्रहित लाभ होता है वो ही गेनिंग रेशियो होता है। अब नोट दे रखा है, अगर विद्यमान साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात दे रखा हो तो तब पुराने साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात को घटाकर अधिलाभ अनुपात याद किया जाता है। इसमें कंडीशन दे रखी है कि अगर विद्यमान साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात दे रखा है क्वेश्चन में, तो और पुराने साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात को घटाकर अधिलाभ अनुपात याद किया जाता है। अगर अपन को गेनिंग रेशियो याद करना है तो गेनिंग रेशियो का सूत्र होता है नया हिस्सा अपन पुराना हिस्सा, यानी न्यू शेयर अपन ओल्ड शेयर, इसका सूत्र होता है गेनिंग रेशियो का। ठीक है, अब ये तो पढ़ लिया, इसके थ्योरेटिकल आपके समझ में आ चुका होगा कि गेनिंग रेशियो क्या होता है और नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होता है, और पार्टनर किस तरीके से रिटायरमेंट होता है और किस तरीके से मृत्यु होती है। ठीक है, अब इनका जो ट्रीटमेंट करेंगे, एंट्री करेंगे, किस प्रकार से इनकी पूंजी का बंटवारा होगा, किस प्रकार से संपत्तियों का दायित्व का मूल्यांकन करेंगे, किस प्रकार से रिटायरमेंट साझेदार को जो उसका पेमेंट है उसका भुगतान करेंगे, किस्तों में करेंगे या लमसम करेंगे, ब्याज किस प्रकार से देंगे, किस प्रकार से सारणी बनाएंगे, मृत्यु पर क्या क्या प्रोविजन होंगे, वो चीज़ें अभी पढ़ेंगे आगे। अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं, अलका हरप्रीत तथा श्रेया लाभ को 3:2:1 में बांटते हुए पार्टनर है। अलका सेवानिवृत्त होती है, यानी जो फर्स्ट वाली सेवानिवृत्त होती है तथा उसका भाग हरप्रीत तथा श्रेया द्वारा 3:2 के अनुपात में लिया जाता है। नया लाभ विभाजन अनुपात याद करना है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें देर का है, नया लाभ विभाजन अनुपात का सूत्र होता है, आपको ऊपर बताया था। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि जो नया लाभ विभाजन अनुपात याद करना है, ठीक है, उसका सूत्र होता है पुराना प्लस अधिग्रहित भाग है, वो सूत्र होता है यानी नया का, और जो त्याग का अधिलाभ का अनुपात होता है गेनिंग रेशियो, उसका नया माइनस पुराना होता है, पुराना माइनस नया जो भी है। अब इस उदाहरण देखते हैं कि अधिलाभ में अनुपात हरप्रीत तथा श्रेय का देखते हैं। इसमें अलका रिटायरमेंट हो जाती है तो 3:2 इनका ओल्ड रेशियो है, तो टोटल कर लेंगे तो 3/5 2/5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अलका हरप्रीत तथा श्रेय का पुराना लाभ विभाजन अनुपात है 3:2:1 हो जाएंगे। ठीक है, अब हरप्रीत के द्वारा अधिग्रहित भाग कितना किया गया है, अलका का 3/6 इनका टोटल पुराना भाग है, जिसका 3/5 भाग वो ले रहा है तो 9/30 हो जाएंगे। इसी तरीके से श्रेय द्वारा
एक्वायर पार्ट है 3/6 का 2/5, 3:2 में ले रहे हैं 2/5 हो जाएगा, तो 6/30 हो जाएंगे। ठीक है। अब नया भाग का सूत्र होता है पुराना भाग प्लस अधिग्रहित भाग। तो अरे हर पीरियड का नया देख लेंगे तो 2/6 प्लस 9/30 कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो 19/30 हो जाएगा। इसी तरीके से श्रेय का हो जाएगा 11/30 हो जाएगा। तो इनका नया अनुपात हो जाएगा 19:11। ठीक है, इनका क्या हो जाएगा 19:11 नया अनुपात हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मुरली, नवीन तथा ओम प्रकाश लाभ को 3/8, 1/2 और 1/8 अनुपात में बांटते हुए पार्टनर है। मुरली सेवानिवृत्त होता है, यानी जो फर्स्ट वाला वो रिटायरमेंट होता है तथा अपने हिस्से का 2/3 भाग नवीन को देता है तथा शेष भाग ओम प्रकाश को समर्पित करता है। अब शेष भाग कितना रह जाएगा, 2/3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1/3 भाग शेष रह जाएगा। शेष साझेदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात तथा लाभ की गेनिंग रेशियो की गणना करना। ठीक है। अब इनका पुराना भाग कितना है, एक का यानी इनमें रिटायरमेंट हो रहा है, मुरली हो रहा है, फर्स्ट वाला हो रहा है, तो बच कौन रहे हैं, नवीन ओम प्रकाश बच रहे हैं। तो नवीन ओम प्रकाश का देखना होगा, नवीन का ओल्ड भाग है 1/2। ठीक है, और इसी तरीके से ओम प्रकाश का 1/8 हो गया। और नवीन तथा ओम प्रकाश द्वारा मुरली के भाग का अधिग्रहण कर रहे हैं, 3/8 का 2/3 कर रहे हैं, यानी 3/8 जो मुरली का अनुपात है उसका 2/3 तो फर्स्ट वाला कर रहा है और इस तरीके से सेकंड वाला 1/3 कर रहा है। 2/3 में से माइनस कर देंगे 1 तो 1/3 बचेगा। ठीक है। अब नया भाग का सूत्र इनका जो जोड़ेंगे तो ओल्ड भाग कितना है 1/2 है नवीन का, और नया जो अधिग्रहण पर अनुपात हुआ है वो 2/8 हो गया, जोड़ लेंगे। इसी तरीके से ओम प्रकाश से जोड़ लेंगे तो 6/8 अनुपात आ जाएगा नया भाग, या 3/4 कर देंगे शॉर्ट करने में, और 2/8 और इसे 1/4 कर देंगे शॉर्ट करने में। ठीक है, तो इसलिए नया लाभ विभाजन अनुपात 3:4 या 1:4 हो जाएगा। ठीक है, और अधिलाभ अनुपात इनका 2:1 हो जाएगा। 2/8 अनुपात 1/8, तो इनको शॉर्ट कर देंगे तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपके सामने आ गया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कुमार, लक्ष्य और मनोज तथा रमेश लाभ का बंटवारा, ये 4 पार्टनर है, 3:2, 1:4 अनुपात में करते हुए पार्टनर है। कुमार सेवानिवृत्त होता है, यानी फर्स्ट वाला रिटायरमेंट हो जाता है तथा उसके भाग को लक्ष्य तथा मनोज, यानी लक्ष्य और मनोज 3:2 में अधिग्रहित करते हैं। शेष साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात तथा अधिलाभ याद करना है। देखिए इसमें कुमार तो रिटायरमेंट हो रहा है और लक्ष्य और मनोज उसको अधिग्रहित कर रहे हैं। इसमें नरेश किसी प्रकार का कुछ नहीं कर रहा है, तो उसका जो फायदे का अनुपात है उसको किसी प्रकार कोई फायदा नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं पुराना भाग इसका लक्ष्य का 2/10 है, तो 3, 2, 1, 4 करेंगे टोटल 10 हो जाएंगे, तो लक्ष्य का 2/10 हो गया सेकंड वाले का। इसी तरीके से मनोज थर्ड वाला उसका 1/10 हो जाएगा, और नरेश का 4/10 है। अब कुमार से अधिग्रहित कर रहे हैं, फर्स्ट वाला लक्ष्य कर रहा है तो 3/10 इसका पार्ट है फर्स्ट वाले का, उसका 3/5 कर रहे हैं, यानी 3:2 में अधिग्रहित करते हैं। ठीक है, इसी तरह से 3/10 का 2/5 हो जाएगा, तो इनका अनुपात आ जाएगा 9/50 बराबर 6/50। ठीक है, दोनों का अलग अलग। अब इसमें फायदे का अनुपात याद करना है, गेनिंग रेशियो याद करना है। तो गेनिंग रेशियो का सूत्र होता है पुराना प्लस अधिग्रहित भाग, तो 2/10 प्लस 9/50 आ जाएगा। इस तरीके से मनोज का आ जाएगा 1/10 प्लस 6/50, और नरेश का ऑलरेडी रहेगा 4/10, उसने किसी प्रकार का अधिग्रहण नहीं किया है। तो इनका सोल्यूशन करेंगे तो 19:11:20 आ जाएगा। ठीक है, ये तो नया लाभ विभाजन अनुपात 19:11:20 आ गया। और जो इनका गेनिंग रेशियो है वो 3:2:0 आ जाएगा। इसमें क्यों आ गया, देखिए कुमार के लाभ का ऐसा लक्ष्य तथा मनोज के अनुपात 3:2 से अधिग्रहित करते हैं, इसलिए लक्ष्य तथा मनोज का अधिलाभ अनुपात 3:2 होगा। नरेश न तो त्याग करेगा और न ही अभिलाभ प्राप्त करेगा, क्योंकि उसको ना तो त्याग कर रहा है, इस कारण से उसे किसी प्रकार का गेनिंग रेशियो प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट उदाहरण एग्जाम्पल और देखते हैं। रंजना, साधना, आपको सब समझ में आ रहा होगा ना प्रैक्टिकल के माध्यम से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक किसी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान दें। रंजना, साधना और कामना लाभ का बंटवारा 4:3:2 में करते हुए पार्टनर है। रंजना सेवानिवृत्त होती है तथा साधना और कामना भविष्य के लाभों का बंटवारा 5:3 के अनुपात में करने का डिसीजन लेते हैं। इसमें गेनिंग रेशियो याद करना। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो का सूत्र नया हिस्सा माइनस पुराना हिस्सा। अब इनमें रिटायरमेंट कौन हो रही है, फर्स्ट वाली हो रही है, रंजना हो रही है। तो रंजना का हिस्सा कितना है 5/8, सॉरी ये भविष्य के इनका भविष्य के लाभ है 5:3 में कर रहे हैं, तो नया हिस्सा तो 5/8 हो गया। 5 और 3 को जोड़ देंगे तो अनुपात में ले लेंगे 5/8 हो जाएगा। इस तरीके से पुराना हिस्सा है 3/9 साधना का, इनका एलसीएम लेंगे तो 21/72 हो जाएगा। इसी तरीके से कामना का हो जाएगा, कामने का नया हिस्सा 3/8 और पुराना है 2/9, तो एलसीएम लेने के बाद 11:72 हो जाएगा। तो इनका जो
साधना तथा कामना के बीच जो गेनिंग रेशियो है वो 21:11 में हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। अब अपने प्रैक्टिकल से देख लिया गेनिंग रेशियो किस प्रकार से निकाला जाता है और नया रेशियो किस प्रकार से निकाला जाता है। आपके समझ में आ चुका होगा, प्रैक्टिकल से देख चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी प्रकार की इसमें समस्या नहीं आई होगी। अगर किसी साथी को प्रॉब्लम हो तो मुझे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, इसमें नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है ख्याति का व्यवहार, यानी जिस प्रकार से नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति का व्यवहार में ट्रीटमेंट करते थे, इसी चैप्टर में भी ख्याति के व्यवहार के बारे में ट्रीटमेंट करना होगा। देखिए, अब उसमें जो नया पार्टनर आता था उसके द्वारा गुडविल लाई जाती थी। अब इसमें उल्टा होगा कि इसमें जो गुडविल है, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो रही है या सेवानिवृत्त हो रहा है तो जो उसके हिस्से की या पेटे की गुडविल है वो उसको ओल्ड पार्टनर द्वारा, ओल्ड के जो विद्यमान पार्टनर है शेष पार्टनर द्वारा भुगतान करना होगा उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब देखते हैं ओल्ड रेशियो में तो करेंगे, लेकिन उसको कौन कौन जो शेष पार्टनर है वो किस अनुपात में वहन करेंगे, तो वो करेंगे उनके गेनिंग रेशियो के अनुपात में वहन करेंगे। ठीक है, अब सेवानिवृत्त या मृत साझेदार ख्याति के भाग को जो कि विद्यमान साझेदारों के सामूहिक प्रयत्नों का फल होता है पाने का अधिकारी होता है। इसमें मेन बात यह है कि जो ये गुडविल है वो सभी साझेदारों के प्रयासों से कमाई जाती है, ना कि एक पार्टनर की। तो स्वाभाविक है कि जो पार्टनर रिटायरमेंट होता है उसके द्वारा भी गुडविल कमाई गई है, गुडविल में उसने मेहनत की है कमाने में, तो उसको भी उसका भी जो हिस्सा है उस अनुपात में उसे ओल्ड रेशियो में गुडविल देनी होगी। तो ख्याति का व्यवहार पूर्व समझौते की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। ख्याति का जो ट्रीटमेंट है जो पूर्व में डेट तैयार की गई उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। मृतक या सेवानिवृत्ति साझेदार को उसके हिस्से की क्षतिपूर्ति विद्यमान साझेदारों के द्वारा उनके द्वारा अधिकृत हिस्सा है, अभी बताया था गेनिंग रेशियो से प्राप्त गेनिंग के अनुपात में करेंगे। यानी जो मृतक या सेवानिवृत्त पार्टनर है उसके हिस्से की क्षतिपूर्ति जो विद्यमान साझेदार है शेष साझेदार रह गए हैं उनके द्वारा जो अधिकृत हिस्सा है, यानी गेनिंग रेशियो में उन्होंने लाभ प्राप्त किया है, यानी जो जाने वाला साझेदार है उसका हिस्सा जिस हिस्से में प्राप्त किया है गेनिंग में फायदे में, उस अनुपात में वे गुडविल का भुगतान करेंगे। अब नोट, इसमें दो प्रकार की स्थिति होती है। फर्स्ट तो है कि ख्याति का व्यवहार दो तरीके से करते हैं, जब ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान नहीं हो या ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान हो। अब फर्स्ट वाली स्थिति देखते हैं, व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, यानी ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान नहीं हो। अब देखो इसमें, व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स और फर्म credit is given to the retiring partners for all the share in goodwill by debiting the goodwill account to gaining partners capital account individually, यानी व्यक्तिगत रूप से in their gaining ratio the journal entries। यानी इसमें कह रहा है कि जो अगर ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान नहीं होने पर व्यवहार करेंगे तो जो गेनिंग यानी जो पार्टनर है व्यक्तिगत रूप से जो लाभ ले रहे हैं उनको डेबिट कर देंगे और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। ए, बी एंड सी तीन साझेदार हैं, उनका प्रॉफिट रेशियो 3:2:1 में है। बी रिटायरमेंट हो जाता है और उसमें गुडविल का वैल्यूएशन 60,000 रुपये पर किया गया। ए एंड सी कंटिन्यू द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1, यानी बी तो रिटायरमेंट हो जाता है और ए तथा सी व्यापार को कंटिन्यू रखते हैं, नए लाभ विभाजन अनुपात इनका 3:1 है। अब जनरल एंट्री देनी है और समायोजन करना गुडविल का। देखिए, अब इसमें देखिए जो गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है वो 60,000 रुपये पर हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है और इनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1 में है। रिटायरमेंट कौन हो रहा है? बी हो रहा है। शेष कौन रह गए? ए और सी शेष रह गए। तो इनका जो अनुपात है 60,000 में अगर डिवाइडेड करेंगे ओल्ड रेशियो के हिसाब से तो 3:2:1 में करेंगे तो बी का रेशियो है 2:2/6 इंटू 60,000 कर देंगे तो 20,000 रुपये इसके पेटे की गुडविल आ जाएगी। ठीक है, अब 20,000 रुपये देना है, किसको देना है? बी को। अब बी को देंगे तो बी को कौन कौन देगा? तो बी को ए और सी भुगतान करेंगे गुडविल का। अब वो किस अनुपात में करेंगे? तो इनके मध्य जो अनुपात देर का है वो 3:1 देर का है। कितना देर का? नया अनुपात देर का 3:1 देर का है। तो इस अनुपात में कर देंगे तो 20,000 का 3 अनुपात में डिवाइड करेंगे तो 3 अनुपात में 15,000 रुपये हो गया और 1 अनुपात में 5,000 रुपये हो गया, टोटल 20,000 हो गया। एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, यानी जो पार्टनर भुगतान कर रहा है उसको तो डेबिट साइड रखेंगे और जिस पार्टनर को भुगतान किया जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर को उसको सीआर साइड रखेंगे। ठीक है, इनके गेनिंग रेशियो में कर देंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
केशव, निर्मल तथा पंकज लाभ का विभाजन 4:3:2 के अनुपात में करते हुए पार्टनर है। निर्मल सेवानिवृत्त होता है, यानी सेकंड वाला रिटायरमेंट हो जाता है, तथा ख्याति का मूल्यांकन 72,000 रुपये पर किया गया। केशव तथा पंकज भविष्य के लाभों का विभाजन 5 दिन में करेंगे। आवश्यक एंट्री दो। ठीक है, सेम सिचुएशन है। अब इसमें देखिएगा कि जो इनके गुडविल है वो 72,000 रुपया है। कितनी है? 72,000 रुपये गुडविल दे रखी है। अब इनका सर्वप्रथम पहले तो याद करेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का सूत्र होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। केशव का गेनिंग रेशियो है 5/8। इनका जो 5/8 न्यू रेशियो दे रखा है, 5:3 है, टोटल करेंगे 5/8। और ओल्ड रेशियो है 4, 3 और 2, यानी 4, 3, 7, 2, 9 हो जाएंगे। तो केशव का 5/8 माइनस 4/9 कर देंगे, एलसीएम लेंगे 13/72 हो जाएगा। इस तरह से पंकज का जो हो जाएगा 3/8 माइनस 2/9 11/72। तो इनका जो गेनिंग रेशियो है वो 13:11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13:11 हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो 72,000 रुपये है उसको 3/9 से डिवाइडेड कर देंगे। किसे कर देंगे? 3/9 से कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे रिटायरमेंट कौन हो रहा है? निर्मल हो रहा है। तो उसकी पेटे की राशि कितनी आ जाएगी? उसकी पेटे की राशि आ जाएगी 24,000 रुपये। अब 24,000 को 13:11 के अनुपात में डिवाइडेड करना है। तो 11:13 अनुपात है, तो केशव का तो 13 अनुपात है, और इस तरीके से पंकज का 11 अनुपात है। तो 24,000 में से डिवाइडेड करेंगे तो केशव के पेटे में 13,000 रुपये राशि आ जाएगी, और इसी तरीके से पंकज के खाते में 11,000 रुपये डेबिट करनी होगी, और जो जो पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है उसको ये भुगतान करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी केशव कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,000 टू पंकज, कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000 टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट 24,000। ठीक है, 13:11 में कर देंगे। समझ में आ चुका होगा आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हनी, पंपी और सनी लाभों का विभाजन 3:1 में के रेशियो में करते हुए पार्टनर है। ख्याति को पुस्तकों में 60,000 रुपये के मूल्य में से दर्शाया गया है। पंपी सेकंड वाली रिटायरमेंट होती है, तथा पंपी की सेवानिवृत्ति के समय ख्याति का मूल्यांकन 84,000 रुपये पर किया गया। यानी जो ख्याति खाता है पुस्तकों में पहले से विद्यमान है। अब ख्याति खाता पहले से पुस्तकों में विद्यमान है, इसमें पहले पुस्तकों में विद्यमान नहीं था और इसमें पुस्तकों में विद्यमान है। तो इस स्थिति में जो अगर ख्याति खाता पहले से पुस्तकों में विद्यमान है, तो अगर किसी भी साझेदार के रिटायरमेंट या मृत्यु पर उसको पहले तो राइट ऑफ किया जाएगा, यानी उसको अपलिखित किया जाएगा, फिर जो नई गुडविल है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, देखिए तो हनी और सनी का भविष्य के लाभों का विभाजन 2:1 में है। आवश्यक एंट्री देना है। ठीक है, मतलब ओल्ड रेशियो तो इनका 3:1 है, और जो नया भविष्य के लाभों का विभाजन 2:1 में करते हैं, और बी वाला रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, अब पहले इनका याद करेंगे कि जो पंपित शेयर है उसका करंट वैल्यू करेंगे गुडविल का। तो इसका रेशियो है बीच वाले का 3:2:1 है, टोटल 6 हो गए, तो इसका 1/3 हो जाएगा 2 अनुपात के हिसाब से। 1/3 का 84,000 करेंगे तो 28,000 रुपये गुडविल इसके पेटे की आ गई। ठीक है, अब इसमें गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो का सूत्र होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर इसका 2/3 है, ये देर का क्वेश्चन में जो इनका लाभ विभाजन है 2:1 का, तो 2/3 हो गया। और ओल्ड है इसका बी वाले का 3/6 है। एलसीएम लेंगे तो 1/6 आ जाएगा। इस तरह के सनी का आ जाएगा 1/3 माइनस 1/6, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका रेशियो जो बराबर बराबर इक्वल हो जाएगा, दोनों का गेनिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब एंट्री कर देंगे। अब इसमें जो पहले तो है इसको राइट ऑफ करना है। किसको राइट ऑफ करना है? जो 60,000 रुपये गुडविल दे रखी है, अगर ख्याति खाता पुस्तकों में पहले से विद्यमान है, समायोजन करने से पहले इनको राइट ऑफ करना होगा। राइट ऑफ करने की एंट्री हो जाएगी, तीनों पार्टनर की कर देंगे। हनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पंपिज कैपिटल अकाउंट डेबिट सनीज कैपिटल अकाउंट। इनकी राशि है जो उनका ओल्ड रेशियो 30,000, 20,000, 10,000 के हिसाब से हो जाएगी। 3:1 में हो जाएगी, 60,000 रुपये राइट ऑफ हो गया। ठीक है, यानी एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो में कर देंगे। अब बाकी रहे 28,000 रुपये। 28,000 रुपये जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, यानी जो बीच वाली हो रही है पंपीज हो रही है, उसको ये जो पार्टनर है हनी और सनी पेमेंट करेंगे गुडविल का। अब किस अनुपात में करेंगे? इनका जो रेशियो गेनिंग रेशियो निकाल लिया, गेनिंग रेशियो इनका बराबर बराबर आया, 1:1 आया है। तो सेम राशि जो 1:1 है उसमें बांट देंगे। तो 28,000 का बराबर बराबर करेंगे तो 14,000 आ जाएंगे। इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। हनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सनीज कैपिटल अकाउंट टू पंपीज कैपिटल अकाउंट, 14,000 टोटल 28,000 रुपये आ जाएंगे। ये उसको गुडविल के लिए भुगतान कर देंगे, जिससे गेनिंग रेशियो में इनका अनुपात आया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रच्छन्न ख्याति। देखिए हिडन गुडविल क्या होती है। पिछले
जो नए साझेदार का प्रवेश था उसमें पढ़ा था और इसमें दोबारा देखते हैं। देखो, यदि फर्म के रिटायरमेंट या मृत साझेदारों को भुगतान के रूप में एक मुश्त राशि देने का निर्णय लेती है तो उसको देय राशि से अधिक भुगतान को उसके पूंजी खातों में संचित लाभ व हानि और संपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन संबंधी सभी आवश्यक समायोजन करने के पश्चात उसके भाग को ख्याति के रूप में माना जाता है। यानी जो सेवानिवृत्त पार्टनर होता है या मृत पार्टनर होता है, उसको अगर उसकी राशि का लमसम यानी एक मुश्त भुगतान करना है, भुगतान करने से पहले उसको जो उसके अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, संचित लाभ व हानि, संपत्तियों दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात समायोजन करना होता है। समायोजन के पश्चात में जो राशि आती है एक्स्ट्रा, वो प्रचन ख्याति कहलाती है, यानी छिपी हुई गुडविल या हिडन गुडविल कहलाती है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, पी, क्यू और आर लाभों का बंटवारा 3:2:1 के रेशियो में करते हुए पार्टनर है। आर सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी लास्ट वाला पार्टनर है वो रिटायरमेंट हो जाता है, और उसके पूंजी खातों में संचय संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद उसके पूंजी खाते का शेयर 60,000 यानी 60,000 रुपये निकलता है, यानी पुनर्मूल्यांकन पर 60,000 रुपये निकलता है। पी और क्यू उसके दावे के पूर्ण निपटारे के लिए 75,000 रुपये देने को सहमत हो जाते हैं, 75,000 रुपये भी एग्री हो जाते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि फर्म में आर की ख्याति का भाग 15,000 रुपये है। अब इसे यह साबित हो रहा है कि 75,000 रुपये देने को तैयार है और पूंजी खाता से 60,000 है, तो 15,000 रुपये एक्स्ट्रा कर रहा है, तो 15,000 रुपये छिपी गुडविल या प्रचन ख्याति कहलाती है, जिसको पी और क्यू के पूंजी खातों में उनके गेनिंग रेशियो यानी अभिलाभ अनुपात 3:2 में यह मानते हुए उनके लाभ विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं है, नाम किया जाएगा और आर के पूंजी खातों में इस प्रकार से जमा किया जाएगा। देखिए, जब तक क्वेश्चन में अगर नया रेशियो नहीं दे रखा है तो गेनिंग रेशियो पुराने अनुपात को ही गेनिंग रेशियो माना जाएगा, यह विशेष रूप से ध्यान रखें। अब एग्जांपल देखते हैं, इसका एक एंट्री देखते हैं कि ये गुडविल है 15,000 रुपये की है, प्रचन ख्याति कितने की आई है 15,000 की। अब इनके मध्य 3:2 में बांट देंगे। अब इसमें रिटायरमेंट कौन हो रहा है, आर हो रहा है, तो आर को देंगे दोनों पार्टनर, जो विद्यमान पार्टनर है, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आरएस कैपिटल अकाउंट, यानी जो इनका 3:2 रेशियो उसमें बांट देंगे। 3 में आ जाएगा 9,000 और 2 रेशियो में आ जाएगा 6,000, टोटल 15,000 रुपये हो जाएंगे। यानी जो रिटायरमेंट पार्टनर है उसको पी और क्यू 9,000 रुपये देंगे और एक 6,000 रुपये देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, परिसंपत्तियों यानी असेट्स तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजन किस प्रकार से करते हैं। यानी जो पिछला चैप्टर था, लास्ट चैप्टर था, उसमें भी जिस प्रकार से नए पार्टनर का प्रवेश होता है, तो नए पार्टनर के प्रवेश होने के पश्चात एक रेवोल्यूशन खाता तैयार किया जाता है जिसमें संपत्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन किया जाता है। अगर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है तो लाभ होता है, अगर दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होती है तो हानि होती है। उस हानि को रेवोल्यूशन अकाउंट के माध्यम से साझेदारों के पूंजी लाभ व हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इसमें यह चीज़ देखनी है कि अगर संपत्ति, ये पिछली बार ही पढ़ा था, मैं पुनः आपको बताता हूँ कि अगर संपत्ति यानी असेट्स में वृद्धि हो या दायित्वों में कमी हो, याद रखें साथियों, दोबारा देखें, अगर संपत्तियों में वृद्धि हो या दायित्वों में कमी हो तो रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और अगर इसके विपरीत होता है, अगर संपत्तियों में कमी होती है, दायित्वों में या लायबिलिटीज में वृद्धि होती है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होता है कि कई बार जो संपत्तियों का समायोजन करते हैं उसमें कई बार क्या होता है कि कोई संपत्ति को गलत लिख दिया जाता है, पुस्तक मूल्य में अंतर आ जाता है, या कोई संपत्ति बिना लिखे हुए रह जाती है, अनरिकॉर्डेड रह जाती है, तो उनको रिकॉर्ड करना होता है। तो ये तभी संभव है जब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है, सभी समायोजन किए जाते हैं, उसके पश्चात में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में उस राशि को, जो शेष राशि रहती है, लाभ या हानि होती है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इसके एंट्री देखते हैं। सेम एंट्री होगी जो पिछले वाले चैप्टर में पढ़ी थी। अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट कर देंगे। इसके विपरीत अगर कमी होती है तो रिवोल्यूशन अकाउंट तो असेट्स अकाउंट कर देंगे, यानी व्यक्तिगत रूप से करेंगे। और अगर लायबिलिटीज में वृद्धि होती है तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट कर देंगे इंडिविजुअली। और अगर लायबिलिटीज में कमी होती है तो फायदा है व्यापार के लिए, तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट कर देंगे। इसी तरीके से अनरिकॉर्डेड असेट है, संपत्ति है, अगर किसी संपत्ति का पहले लेखा नहीं किया गया है, उसका बाद में पता चला है तो उसको लेखा दोबारा किया गया है, तो फर्म के लिए फायदा होता है, तो इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट सीआर हो जाएगा, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। इसी तरीके से अगर अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटी है, पहले से कोई लायबिलिटी है वो लिखी नहीं गई, भूल गए, दोबारा उसको लिखना है सुधार करके, या अनरिकॉर्डेड थी, तो उसमें अगर दायित्वों का
लेखा करेंगे तो स्वाभाविक है कि दायित्व बढ़ेंगे तो व्यापार के लिए हानि है। तो इस संबंध में रेवल्यूशन अकाउंट डीआर हो जाएगा और लाइबिलिटी अकाउंट सीआर हो जाएगा। और लास्ट में है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रेवल्यूशन। अगर ये समायोजन करने के पश्चात में इनका टोटल किया जाता है सीआर और डीआर का। अगर सीआर पक्ष अधिक है तो प्रॉफिट होगा, अगर डीआर पक्ष कम ज़्यादा है तो लॉस होगा। तो अगर प्रॉफिट होता है तो रेवल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं व्यक्तिगत रूप से, यानी इंडिविजुअली रूप से प्रत्येक पार्टनर का नाम लिखते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर लॉस होता है तो इसका विपरीत एंट्री हो जाती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी इंडिविजुअली हो जाएगा, व्यक्तिगत रूप से हो जाएगा, प्रत्येक पार्टनर का नाम आ जाएगा और टू रेवल्यूशन अकाउंट कर देंगे। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जो सेम सिचुएशन थी नए साझेदार के प्रवेश के समय, वही इसमें सेम एप्लीकेबल होगी। मिताली, इंदु एंड गीता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3 में, यानी जो 3 पार्टनर है मिताली, इंदु और गीता, इनका लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2 में है। और 31 मार्च 17 को इनका बैलेंस शीट इस प्रकार से है। देखो पहले असेट साइड की बात करते हैं, फिर लायबिलिटी साइड की बात करते हैं। असेट्स में देखिए तो गुडविल इनके 25,000 है, बिल्डिंग 1 लाख रुपए की है, पेटेंट्स 30,000 के हैं, मशीनरी 1.5 लाख की है, स्टॉक 50,000 के हैं, डेटर्स 40 के हैं, कैश इनका 40,000 का, टोटल 4,35,000 सीआर साइड हो गया। इसी तरीके से देखें कैपिटल अकाउंट देखते हैं तो मिताली का कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख रुपए का शेष दर्शा रहा है, इंदु का 125 का है और गीता का 75,000 का है, टोटल 3.5 लाख रुपए का हो गया। और इनके विविध लेनदार है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है वो 55,000 के हैं और जनरल रिजर्व इनका 30,000 का है। ठीक है, 435 हो गया, बैलेंस शीट का मिलान हो गया। अब इनमें समायोजन करना है अपन को, करना है। गीता रिटायर्स ऑन द अबोव डेट, यानी गीता इस तारीख को 31 मार्च को रिटायर हो रही है। अब गीता का कितना है इसमें अनुपात, 2 अनुपात है, 5:3:2 इनका ओल्ड है, तो गीता का अनुपात है 2/10। ठीक है, 5 3 8 2 10 हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा। अब गीता रिटायर हो चुकी है। इट वाज एग्रीड द मशीनरी बी वैल्यूडेड एज, अब वो सहमत है कि जो मशीनरी का मूल्यांकन किया जाएगा वो 1,40,000 रुपये पर किया जाएगा। कितने पर किया जाएगा, 140 पर। अब मशीनरी यहाँ पे दे रखी है 1.5 लाख की, तो 1,40,000 के करेंगे तो स्वाभाविक है 10,000 रुपये का लॉस हो जाएगा रेवल्यूशन पर। इसी तरीके से पेटेंट्स का 40,000 रुपये मूल्यांकन करेंगे तो पेटेंट्स पहले दे रखा 30,000 का, 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। और बिल्डिंग का 1,25,000 रुपये करेंगे तो बिल्डिंग दे रखी इसमें 1,25,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री और रेवल्यूशन अकाउंट तैयार करना। ठीक है। अब इसमें बात करें, पहले तो आपको जनरल एंट्री देनी है रेवल्यूशन अकाउंट के रूप में। अभी मैंने बताया था अगर संपत्ति में वृद्धि हो, दायित्व में कमी हो तो रेवल्यूशन अकाउंट को सीआर करेंगे, और अगर इसके विपरीत होता है तो विपरीत स्थिति अपनाएंगे। अब इसमें बात करते हैं, पहले मशीनरी की बात करते हैं। अब मशीनरी पहले कितने की थी, 1.5 लाख की थी। अब मशीनरी का पुनर्मूल्यांकन हुआ, रेवल्यूशन हुआ तो 140 की हो गई, तो नुकसान हो गया 10,000 का। तो नुकसान होने पर रेवल्यूशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, अभी बताया था, याद रखिए। रेवल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कर देंगे। ठीक है। अब इसमें राशि लिख देंगे 10,000 और 10,000। ठीक है। अब इसी तरह से अगले एंट्री करेंगे, पेटेंट्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट टू रेवल्यूशन अकाउंट। तो रेवल्यूशन अकाउंट को सीआर कर रहे हैं तो सीआर का मतलब फायदा हो रहा है। तो पेटेंट्स के मूल्य में 10,000 की वृद्धि हुई है पुनर्मूल्यांकन पर, और बिल्डिंग में 25,000 रुपये की वृद्धि हुई है, तो यहाँ टोटल 35,000 रुपये का फायदा हो गया, रेवल्यूशन अकाउंट सीआर हो जाएगा। अब ठीक है, ये तो हो गया। अब इनमें जो रेवल्यूशन अकाउंट तैयार करने के पश्चात में जो लाभ हो वह हानि याद की जाती है पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करने के पश्चात में। अब इसमें सीधा सीधा आपको सामने दिखाई दे रहा है कि जो मूल्यांकन किया गया मशीनरी का केवल 10,000 रुपये कम हुआ है, बाकी 25,000 रुपये का फायदा हुआ है। ठीक है। तो 35,000 रुपये तो इनका पेटेंट्स में बिल्डिंग में बढ़े हैं, तो इस तरीके से मशीनरी में 5-10,000 माइनस हुए हैं, तो टोटल कितने का फायदा हो गया, 25,000 का इनको प्रॉफिट हो गया। तो 25,000 को डिवाइडेड करना है, किन के मध्य करना है, जो ओल्ड पार्टनर है उनके ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में करेंगे, रेशियो इसमें दे रखा है 5:3:2 में करेंगे, 5:3:2 में कर देंगे। ठीक है। अब रेवल्यूशन अकाउंट डेबिट अगर प्रॉफिट है तो ये एंट्री होती है, अगर विपरीत है तो रेवल्यूशन अकाउंट को सीआर किया जाता है, अगर प्रॉफिट है तो रेवल्यूशन अकाउंट को डीआर किया जाता है, अगर लॉसेज है तो रेवल्यूशन अकाउंट को सीआर किया जाता है प्रॉफिट व लॉसेज डिस्ट्रीब्यूशन करने पर। ठीक है। अब इसमें रेवल्यूशन अकाउंट डीआर हो जाएगा 25,000 से। अब मिताली, इंदु और गीता को जो इनका ओल्ड रेशियो है 5:3:2 में 25,000 को डिवाइडेड कर देंगे, यानी इनको इतना लाभ रेवल्यूशन पर हो गया है, 12,500, 75,000, 5,000 रुपये का लाभ हो चुका है। ठीक है। ये तो इनकी जनरल एंट्री होगी। अब रेवल्यूशन अकाउंट तैयार करेंगे। रेवल्यूशन अकाउंट तैयार करने से पहले इसमें असेट्स और लायबिलिटीज देखते हैं। अब इसमें जो बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं तो पेटेंट तो 10,000 रुपये का बढ़ा है, यानी पिछली वाली बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं है, जो नया समायोजन करने के पश्चात में जो बैलेंस शीट तैयार की जा रही है उसको देख रहे हैं।
अब पेटेंट के मूल्य में 10,000 की वृद्धि हुई है, इसी तरीके से बिल्डिंग के मूल्य में 25,000 की वृद्धि हुई है, तो 35,000 आ गया। और मशीनरी के मूल्य में 10,000 का घाटा हुआ है, तो लायबिलिटी साइड लिख देंगे। इसी तरीके से प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स को उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इनके ओल्ड रेशियो में, तो 12,500 कर देंगे मिताली को, इंदुज को कर देंगे 7500 रुपया, इसी तरीके से गीता को कर देंगे 5,000 रुपया, टोटल 25,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो दोनों पक्षों में मिलान हो चुका है यहाँ पे, तो ये आपके सामने आ चुका है। अब बात करते हैं साथियों संचित लाभों तथा हानियों के समायोजन के बारे में। यानी संचित लाभ तथा हानियाँ क्या होती है, पहले देखो कि जो संचित लाभ तथा हानियाँ वो होती है जिनमें कई बार व्यापार में प्रॉफिट हो जाता है, तो व्यापार को भविष्य में रनिंग करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, भविष्य में व्यापार का विस्तार करना हो या अन्य को मशीनरी परचेज करनी हो, तो उसके लिए एक तरीके से रिजर्व बना लिए जाते हैं। तो अगर भविष्य में व्यापार को आवश्यकता पड़ेगी तो उन रिजर्व से उनका यूज किया जा सके उन पैसों का, ठीक है। अब इसमें बता रखा है कभी कभी बैलेंस शीट में संचित लाभों को सामान्य संचय और संचय कोष तथा संचित हानियों को लाभ तथा लाभान्य खाते के जमा शेष के रूप में दर्शाते हैं। सेवानिवृत्त या मर्द साझेदार को अपने भाग्य संचित लाभों का तथा संचित हानियों या अगर कोई है का अधिकारी होगा, यानी जो भी साझेदार रिटायरमेंट हो रहा है या मृत्यु हो रहा है, अगर व्यापार में संचित के रूप में अगर हानि है तो हानि जो पार्टनर जा रहा है उसको देना होगा, अगर लाभ है तो उसको लेके जाएगा। ये संचित लाभ या हानि सभी साझेदारों से संबंधित है तथा इनको सभी साझेदारों के पूंजी खातों में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ट्रांसफर करते हैं। देखिए जो संचित होते हैं लाभ या हानि होती है उनको उनके जो ओल्ड पार्टनर ये पार्टनर है उनके ओल्ड रेशियो में विभाजित करते हैं, ठीक है। अब इस समझ में एंट्री होगी। और जो रिजर्व है, अगर जो संचय अगर उनको बांटना है, क्या करना है, बांटना है, प्रॉफिट को बांटना है, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे व्यक्तिगत रूप से, जितने पार्टनर है एबीसी उनको शेयर कर देंगे, जितना भी रिजर्व है वो बांट देंगे, उनके ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे अभी नेक्स्ट। और अगर लॉसेज हो रहा है, अगर रिजर्व में फायदा है जब, तो ये रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा, और अगर लॉसेज है हानि है तो इसका विपरीत एंट्री हो जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, इंदर गजेंद्र एंड हरिंदर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1 में, यानी 3 पार्टनर है इंदर गजेंद्र और हरिंदर, इनका रेशियो है 3:2:1 में। इंदर रिटायर्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन द डेट वाज एज फॉलोज, यानी जो इनमें से फर्स्ट वाला पार्टनर है वो रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है। अब इनका 31 मार्च 2017 को बैलेंस शीट दे रखा है, जिसमें बैंक बैलेंस तो है 10,000 रुपये, कैश है 5,000, स्टॉक 30,000 का है, और लैंड एंड बिल्डिंग है 3 लाख रुपये की, टोटल हो गया 345 एसेट साइड। इसी तरीके से देखेंगे कि इनका जो लेनदार है क्रेडिटेटर्स है 50,000 के हैं लेनदार, जनरल रिजर्व सामान्य संचयन के 90,000 के हैं। इसी तरीके से इनका जो कैपिटल है इंदर का 1 लाख है, गजेंद्र का 55,000 है, और इसी तरीके से हरिंदर का 50,000 रुपया है, टोटल 2,05,000 रुपये इनकी कैपिटल है, तो 3,45,000 करेंगे, दोनों साइड का मिलान हो गया। अब इसमें समायोजन, अब इसमें एंट्री करनी है, पहले तो एंट्री क्या करनी है, तो इनका जो रिजर्व है, रिजर्व कितना दे रखा है इसमें जनरल, इसमें रिजर्व दे रखा है साथियों 90,000 रुपये का, और बैलेंस शीट से मतलब नहीं कि रिजर्व को डिवाइडेड करना। रिजर्व 90,000 का है तो किस अनुपात में करेंगे, जिनका ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो इनका 3:2:1 में है, ठीक है। 90,000 को डिवाइडेड कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इंदर्स कैपिटल अकाउंट टू गजेंद्रस कैपिटल अकाउंट टू हरिंदर्स कैपिटल अकाउंट, यानी तीनों को बांट देंगे इनके ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, 3:1 में बांटेंगे, 3:1 आपके सामने दे रखा है, तो 90,000 को डिवाइडेड कर देंगे तो एक के फर्स्ट वाले के इंदर के 45,000 आ जाएंगे, 3:2 में 30,000 आ जाएंगे, और इस तरीके से लास्ट वाला अनुपात है 1:15,000 रुपये, इनके मध्य डिवाइडेड कर देंगे रिजर्व को, ठीक है। आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, ये जनरल रिजर्व सामान्य संचय है जो पुराने साझेदारों में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डिवाइडेड किए जाते हैं, ठीक है। अगर हानि है तो हानि को भी डिवाइडेड उनके लाभ विभाजन अनुपात में करेंगे, ठीक है। तो साथियों आपका यहाँ तक ये इस वीडियो के माध्यम से ये कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।